एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पूछो जरा पूछो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है अपने कमेंट्स और लाइक्स के जरिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोत्साहन के लिए। हमने पिछले एपिसोड में आशीष ने हमें सर अर्न्स्ट रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में बताया था। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी डॉक्टर आशीष अरोड़ा से। वेलकम आशीष। थैंक्स श्रेया फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आपने बताया कि हम एटम्स की कहानी की बात कर रहे हैं और हमने कहाँ तक बात की थी। हमने आइंस्टाइन के बारे में बात की थी कि उन्होंने थियोरेटिकली कहा कि एटम्स होने चाहिए। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर भी कुछ है जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, जिसका बहुत छोटा साइज है, एटम से 10,000 गुना छोटा साइज है और उसमें 99.9% से भी ज्यादा मास एटम का उस जगह पे केंद्रित है। ये बड़ी फैसिनेटिंग चीजें थी। 1911 की बात है ये, जब रदरफोर्ड की थ्योरी आई थी। पर रदरफोर्ड की थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने, जैसे हमने बात की थी, सोलर सिस्टम से इंस्पायर होके एक एटम का मॉडल दिया था कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास चक्कर लगा रहा है। ओके। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, उस टाइम पर जो थियरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो ये बोलती थी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब जब चक्कर लगा रहा है, उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, एक तरह से एक्सेलरेशन ही होती है उसमें, तो उसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, ये थ्योरी बोलती थी। और जब वो एनर्जी एमिट करता जाएगा, उसका रेडियस छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ओके। एटम या कोलैप्स कर जाएगा। पर कोलैप्स बिल्कुल तो हो नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। एग्जैक्टली। हम तो कोलैप्स नहीं कर रहे, हमारे एटम्स कोलैप्स नहीं कर रहे। तो इसको समझने के लिए नई थियरी की जरूरत थी, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिसिस्ट हुए हैं उस टाइम पर, जिनका नाम था नील्स बोर। जो कोपनहेगन से थे। हाँ, वो कोपेनहेगन से थे। आई नो व्हाई यू आर एक्साइटेड, बिकॉज यू वर अ पोस्टडॉक इन कोपेनहेगन ऑल्सो। यस, और वहां पर एक इंस्टीट्यूट भी है, नील्स बोर इंस्टीट्यूट, है या ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, तो नील्स बोर एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। अब जैसे रदरफोर्ड थे, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। उनका काम था कि लैब में एक्सपेरिमेंट्स करना, उससे जो आ रहा है डेटा उसको यूज करके कुछ मॉडल्स बनाना एंड समझने की कोशिश करना नेचर में क्या चल रहा है। पर नील्स बोर के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो थी एक पेंसिल, कागज। उन्होंने अपनी थियरीज के थ्रू एटम को समझने की कोशिश की थी। तो नील्स बोर के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1885 में नील्स बोर पैदा हुए थे कोपेनहेगन में, और 1903 में वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में एनरोल हुए थे, जहां पर आप भी पोस्टडॉक थे। तो वहां पर उस टाइम पर फिजिक्स में एक ही प्रोफेसर थे, 1903 की बात है, उनका नाम था प्रोफेसर क्रिश्चियन क्रिश्चियनसन। और ओके। नील्स बोर ने उनके साथ काम करना शुरू किया था थियोरेटिकल। उन्होंने समझना शुरू किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मेटल है हमारे पास, कॉपर है, कॉपर की तारें देखते हैं अपने घर में, बिल्कुल बिल्कुल। करंट फ्लो करता है हमारे घर में, तारों में करंट फ्लो करता है। ये करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पर इसका क्या रिलेशनशिप है करंट के साथ, इलेक्ट्रॉन्स का क्यों फ्लो कर रहा है, ये सब चीजें कैसे फ्लो कर रहा है। हाँ, बोलिए। सो एसेंशियली वो ये डिस्कस करना चाहते थे या डिस्कवर करना चाहते कि कुछ एलिमेंट्स इतने अच्छे से क्यों कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हाँ, एग्जैक्टली डिफरेंस है दो एलिमेंट्स के बीच में। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर कुछ कुछ थियरीज थी, पर बोर भी अपने थियोरेटिकल मॉडल से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टिविटी को किस तरह से योगदान उसका कैसे डाल रहे हैं। अब रदरफोर्ड, सॉरी, बोर ने, नील्स बोर की बात कर रहे हैं। नील्स बोर ने 1909 में अपनी मास्टर्स थीसिस सबमिट कर दी थी, और 1911 में वही मास्टर्स थीसिस का बड़ा एक वर्जन, मतलब और भी उस पर काम किया, अपग्रेड किया, कुछ कुछ और चीजें करी, पीएचडी भी सबमिट कर दी। 1911 में उनकी पीएचडी होगी। अब उनकी जो पीएचडी थीसिस थी वो इसी पे थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स।
अब मैं ये क्यों बता रहा हूं सब कुछ, इसका बहुत बड़ा रीजन है, एक आज की स्टोरी के साथ इसका एक बड़ा सा लिंक है। वो लिंक ये है कि नील्स बोर ने ये ढूंढा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कंडक्टिविटी वगैरह आप एक्सप्लेन कर रहे हो मेटल्स की, पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें मेटल्स को, ओके, ओके तो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, वो उनको समझ नहीं आया। हाँ, ओके उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, मतलब तब तक की जितनी फिजिक्स थी ना उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते थे 1911 से पहले। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के जितना भी मतलब उनकी नॉलेज थी सारी अप्लाई कर डाली टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, पर समझ नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास चुंबक होती है ना, हाँ मैग्नेट। मैग्नेट अब वो चुंबक काम कैसे करती है वो समझने की कोशिश कर रहे थे। बोलते ये समझ ही नहीं सकते तुम क्लासिकल थियरी से। ओके तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कोई नई थियरी इन्वेंट करनी पड़ेगी जो ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सके। ओके ठीक है, नील्स बोर काफी ज्यादा, correlation between magnetism and यस electrons as part यस of the matter. यस यस, ये सब चीजें। अब नील्स बोर इस चीज से बहुत उदास हुए कि मेरी सारी पीएचडी में मैंने जो जो काम किया वो थियरी इनकम्प्लीट है, पर उन्होंने चैलेंज लिया कि मैं इस डायरेक्शन में काम करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि कौन से लॉज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेट्स के साथ और ये सब चीजें मतलब एक्सप्लेन कर सके। नील्स बोर बहुत टैलेंटेड थे। अब रदरफोर्ड थे मैनचेस्टर में, नील्स बोर थे कोपेनहागन में, काफी दूर दूर हैं। पर रदरफोर्ड को नील्स बोर का बारे में पता था, उसके काम के बारे में, तो नील्स बोर को रदरफोर्ड ने मैनचेस्टर में एक पोस्ट डॉक पोजीशन दे दी। डॉक्टरेट के बाद जैसे पोस्ट डॉक्टरेट होती है, जो आपने भी की, हमने भी की एंड सो ऑन। तो वो नील्स बोर वहां पर 1911 में चले गए, 2 साल तक वहां पर पोस्ट डॉक रहे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई 2 साल तक, बहुत सोचा, और थ्योरी क्या है, एटम की असली थ्योरी क्या है, बनाने की कोशिश की। अब नील्स बोर का क्या आइडिया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। ओके, मैं बताता हूं थोड़ा सा ये क्या चीज है। बिल्कुल देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम ऑफ एवरी एलिमेंट। उसको यूज करके एटम के बारे में समझना क्या है। स्पेक्ट्रम क्या होता है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हर एलिमेंट जो है ना, जैसे हम हाइड्रोजन की बात लें, लिथियम, सोडियम, इन सब की बात लें, हर एलिमेंट का एक अपना सिग्नेचर होता है जिसको हम फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं। ये हमें सेंचुरीज से पता है कि जैसे एक एलिमेंट को आप गर्म करोगे उसमें से लाइट निकलती है, वो शाइन करने लग जाता है। वो जो लाइट है, वो जो लाइट का सिग्नेचर है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे सोडियम है, और ये हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, यूनिक लाइक होता इसलिए आपने शायद इसे फिंगरप्रिंट बुलाया। है। ओके हाँ, हर एलिमेंट का यूनिक होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम में से येलो लाइट निकलती है। लिथियम है, लिथियम में से रेड लाइट निकलती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से अल्ट्रा वायलेट भी निकलती है, हाइड्रोजन में से रेड भी निकलती है एंड सो ऑन। तो नील्स बोर ने ये बोला कि हर एलिमेंट का ऐसे स्पेक्ट्रम है, मतलब इसमें जरूर एटम की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। मैं स्पेक्ट्रम को स्टडी करके एटम को जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एटम चुना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम वेल नोन था। कुछ साइंटिस्ट हुए थे, एंगस्ट्रॉम थे एक साइंटिस्ट, 1865 में उन्होंने हाइड्रोजन का, या 1868 में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मेजर किया था। बोलिए। आर्मस्ट्रॉन्ग वही साइंटिस्ट थे जिनके जिनके नाम पे यूनिट ऑफ डिस्टेंस काइंड ऑफ हाँ, यूज नैनोमीटर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जैसे एक एटम का जो साइज है वो 10 मीटर के आसपास है, विच इज लाइक 1 एंगस्ट्रॉम रफली। एग्जैक्टली ओके हाँ, तो एंगस्ट्रॉम ने स्पेक्ट्रम मेजर किया था हाइड्रोजन का, डेटा अवेलेबल था। समझ नहीं आया था कि ये स्पेक्ट्रम में इतनी सारी डिफरेंट टाइप के रंग नजर आ रहे हैं, ये क्यों है। फिर बिल्कुल एक साइंटिस्ट थे बाल्मर। बाल्मर ने 1885 में एक फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है, इसको यूज करके आप हाइड्रोजन एटम में के स्पेक्ट्रम में जो जो रंग नजर आ रहे हैं सारे एक्सप्लेन कर सकते हो। पर वो फॉर्मूला क्यों काम कर रहा है किसी को नहीं पता था। फिर 1888 में एक साइंटिस्ट हुआ रिडबर्ग।
रिडबर्ग ने वो फॉर्मूले को और अपग्रेड कर दिया और बोला हाइड्रोजन एटम में जितनी लाइंस आ रही हैं, मतलब जितने रंग आ रहे हैं, सबको एक्सप्लेन कर सकता है ये फॉर्मूला। पर क्यों, किसी को नहीं पता था। ओके। तो ये सब चीजें अननोन रही जब तक नील्स बोर आए। नील्स बोर ने कहा एक थियरी दे रहा हूं मैं, वो थियरी हाइड्रोजन एटम का सारा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर देगी। पहली बार ओके। ऐसा होने जा रहा था और ये फिजिक्स में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। उस थियरी में क्या था वो थोड़ा सा समझते हैं। नील्स बोर की थियरी जो आज की वीडियो का मेन पार्ट है। बिल्कुल। बीच में एक न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड बिल्कुल। ने जैसे बोला। वो जिसमें नील्स बोर कहता, प्रोटॉन। नील्स बोर कहता वहां पे आप ठीक हो। रदरफोर्ड को बोला साइड पे इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में है। नील्स बोर ने हम्म। बोला यहां भी आप ठीक हो, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी है। पर एक जगह आप गलत हो। ये इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ये बस एक स्पेसिफिक जगह पर ही हो सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। मतलब समझने की न्यूक्लियस से कोशिश करना। डिस्टेंस पे है। हाँ, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ही हो सकता है। ओके। उसको आज भी ओके। हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। ओके, ओके या ओके। उसकी वैल्यू आती है 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.52 एंगस्ट्रॉम, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ओके। और नील्स बोर ने यह भी बोला कि ये वाला जो ऑर्बिट में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, रेडिएशन एमिट नहीं करेगा और अंदर नहीं गिरेगा। लोगों ने पूछा क्यों, बोला मुझे नहीं पता। बट ओके। इससे बिहेवियर एक्सप्लेन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का। दूसरा बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, निस्बो ने बोला कि एक तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी एक ऑर्बिट है, मान लो दूसरा ऑर्बिट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वहां भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, वहां भी एटम जो है स्टेबल रहेगा। उसके बाद तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। हाँ, सो सारे ऑर्बिट्स ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, इट्स नॉट हाँ, रैंडम, लाइक हर ऑर्बिट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से है एग्जैक्टली, न्यूक्लियस पे, एंड एग्जैक्टली, दैट्स रीजन इट इज नॉट फॉलिंग बैक। ओके। एग्जैक्टली। और निल्सबोर ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इन इन ऑर्बिट्स में से किसी में भी है तो वो अंदर न्यूक्लियस के नहीं गिरेगा। ओके। इनको उसने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स। हाँ, पर ऑलराइट। अभी भी ये नहीं समझ आई थी कि ये स्पेसिफिक जगह ही क्यों। मतलब नील्स बोर ने प्रूव तो कर दिया कि हाँ, इससे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। वो फॉर्मूला जो दिया था बाल्मर ने और रिडबर्ग ने, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन होता है। बट अभी ये नहीं समझ आया था कि ये ऑर्बिट्स ही क्यों। राइट में उसको कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारा जो मॉडल है ये नॉनसेंस है, क्योंकि ऐसे ऑर्बिट कैसे एक्सप्लेन करोगे। कहता हाँ, आप सही बोल रहे हो सकता है नॉनसेंस हो, बट ऑर्बिट्स हैं ये मुझे पता है। क्यों है ये नहीं पता, अभी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो ये जो थ्योरी थी इसको नाम दिया ओल्ड क्वांटम थ्योरी, क्योंकि बाद में एक न्यू क्वांटम थ्योरी आई थी। उस टाइम उन्होंने नहीं नाम दिया, ये हमने दिया। इसको हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, नील्स बोर की थ्योरी को। और नील्स बोर ने क्या बोला, हाँ, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन किया, अभी एक पजल बाकी है कि ओके। एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक बाहर वाले ऑर्बिट में है, अगर वो वहां से वो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वो जंप कर सकता है डायरेक्टली अंदर वाले ऑर्बिट में, जिसको उन्होंने बोला क्वांटम जंप। ओके। वो बोले कि अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक एनर्जी की रेडिएशन निकलेगी या फोटोन निकलेगा। वो फोटोन हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में एक रंग की तरह नजर आएगा। ओके। इसलिए हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में ये वाले रंग हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज कोरेस्पॉन्ड टू सम ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। जैसे एक ट्रांजिशन दूसरे से पहले में है, दूसरी ट्रांजिशन तीसरे से पहले में है, एक ट्रांजिशन पांचवें से तीसरे में है, एंड सो ऑन। सबके कोरेस्पॉन्डिंग एक एक रंग नजर आएगा, एक एक स्पेक्ट्रम में हम बोलते हैं लाइन नजर आएगी। तो ये ये सिस्टम बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइक हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो आई गेस हम्म, इसलिए इजी है समझना। हाँ, लाइक जैसे जैसे हम आगे पीरियोडिक टेबल में बढ़ेंगे वहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये राइट? आपने बहुत सही बात बोली, यहाँ पर मुझे ये बात याद दिला दी। इनफैक्ट बोर का जो मॉडल था, जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हो जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वहां पे फेल कर जाता है, मतलब कि काम नहीं करता। तो ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में ये काम किया था। खैर, ये बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है, पर इसलिए आज भी टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जाता है। ओके। ये हाफ ट्रूथ है, फुल ट्रूथ नहीं है। फुल ट्रूथ क्वांटम मैकेनिक्स से आई थी, न्यू क्वांटम थियरी से।
अच्छा, तो यहाँ पर नील्स बोर का ये मॉडल आ गया। अब नील्स बोर के इस मॉडल को कुछ लोगों ने तो बहुत पसंद किया, जैसे आइंस्टाइन थे, एनरिको फर्मी थे, मैक्स बॉर्न थे, यू नो दीज ऑल ऑफ दिस, रदरफोर्ड ऑफ कोर्स, all of these people of new generation, you know, who are of quantum generation somehow, they liked it. But कुछ और लोग थे जैसे जे जे थॉमसन, एक लॉर्ड रिले करके थे, अच्छे फिजिसिस्ट, बट इन्होंने पसंद नहीं किया। हाँ, ओके। खैर। तो पर अब साइंस में तो ऐसा नहीं होता ना कि अगर बड़ा फिजिसिस्ट भी कोई पसंद नहीं भी कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो सच नहीं है। मतलब जो एग्जैक्ट। सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, उनको तो साइंस उन्हीं के आगे, उन्हीं को लेके आगे बढ़ती है। खैर, हम शो के लास्ट में पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं रैप अप करने की कोशिश करता हूँ आज की स्टोरी। तो नील्स बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिल गया। ओके। और उसके बाद 1924 की बात है, एक फिजिसिस्ट हुए, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिसिस्ट, जिनका नाम था वुल्फगैंग पाउली। ओके। पॉलीज वुल्फ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एग्जैक्टली, आई न्यू यू विल से दिस। सो वुल्फगैंग पाउली ने एक फिजिक्स का लॉ दिया था, क्वांटम फिजिक्स का लॉ, जिसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। वो उसने 1924 में ही दे दिया था। हाँ जी, बताइए। मैं थ्योरम बताने वाली थी, मुझे वर्ड बाय वर्ड याद है। हाँ, बोलो बोलो। No two electrons in the same atom can have all four quantum numbers same. एग्जैक्टली, no two electrons in any material, not only in atom, can have same quantum states. ओके, Okay. तो ये नहीं, बहुत, दो एटम्स है सेम मटेरियल में, तो तब भी तब भी क्वांटम नहीं। नंबर सेम नहीं हो सकते, मतलब उनकी क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकती। दे ओके। विल ऑलवेज बी इन अ डिफरेंट क्वांटम स्टेट। एनीवे, ये हम बात करेंगे अगले शो में। बट ओके। आज के लिए पॉइंट ये है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऐसी चीज थी जिन्होंने नील्स बोर की जो थियरी थी उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन दे दी। ओके, ओके। तो लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि क्वांटम जंप्स होते हैं। हाँ, अब नील्स बोर ने इस टाइम पर ये चीज को यूज करके ये प्रिडिक्ट किया। देखिए, थ्योरी, मतलब थ्योरी का आप पावर देखिए। नील्स बोर ने कहा कि एक एटम होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 72 होना चाहिए, जो अभी तक मिला नहीं था। और ओके। उस एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एक और एटम है जिरकोनियम, उसके साथ मैच करनी चाहिए। हाँ, नील्स बोर ने बेसिकली एक एलिमेंट की वो प्रिडिक्शन कर रहे थे उस टाइम पर। 1924 की बात है, अपनी थ्योरी को यूज करके। उस टाइम पर एक फ्रांस में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्जेस उर्बां। जॉर्जे उर्बां उर्बां ने बोला, नो, नील्स बोर इज रॉन्ग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फाउंड एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 72। ओह। तो उसकी तो प्रॉपर्टीज उर्बां कहता कि नहीं, मैच करती नहीं है जिरकोनियम से। तो एक इस टाइम पर कंट्रोवर्सी आ गई। फिर कोपेनहागन में यूनिवर्सिटी में एक और फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे एक्चुअली, उनका नाम था डार्क कोस्टर। डार्क ओके। कोस्टर ने बोला, नो, वी हैव ट्रस्ट इन बोर्स थियरीज, मे बी उर्बान इज रॉन्ग, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस एलिमेंट एंड सी इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 72 जिसकी प्रॉपर्टीज जिरकोनियम से मैच करती हैं। तो वहां पर एक मिनरलोजी का म्यूजियम है कोपेनहागन में, वहां पर गए, कुछ कुछ उन्होंने मिनरल स्टडी करके उनका केमिकल एनालिसिस किया, एंड दे आर लाइक, वी फाउंड इट, देयर इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 72 जिसकी ओके। प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वो है जो नील्स बोर ने प्रिडिक्ट की। तो यहाँ पर देखिए नील्स बोर कितने स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिशियन थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक लास्ट कहानी बताऊंगा, फिर हम बंद करेंगे, टाइम काफी हो गया। 1924 की ही बात है। अभी जैसे बोर की थ्योरी तो तब तक पता चल गई थी कि क्वांटम जंप होता है, फिर रेडिएशन निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है और जो फोटोन जो निकल रहा है, उन दोनों में आपस में बहुत गहरा संबंध है किसी वजह से। क्योंकि एटम जो बिल्कुल। है, एग्जैक्टली। हाँ, एटम जो है उसमें तो फोटोन नहीं है, लाइट एग्जैक्टली। थोड़ी है। बट इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो लाइट क्यों निकल रही है, फोटोन क्यों निकल रहा है ना? मतलब दोनों में यही। कुछ कनेक्शन है। बोर ने बोला, मेरी जो क्वांटम थियरी है इसको यूज करके हम कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो दो और थ्योरेटिशियंस के साथ मिले, एक का नाम क्रैमर्स था, दूसरे का नाम स्लेटर था। तो ओके। बोर क्रैमर स्लेटर थियरी बोलते हैं इसको, बीकेएस थियरी। ओके। तो बीकेएस थियरी ने ये बोला कि हम ये सारी
लाइट और जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन है ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम फिजिक्स के कुछ लॉज हैं उनको वायलेट कर दें, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट क्या इसे वायलेट किया जा सकता है? आई मीन, इजंट आज इट तक नहीं मिला, यूनिवर्सल? आज तक तो नहीं मिला ऐसे। सो ओके। दीज आर यूनिवर्सल लॉज। हाँ, तो उस टाइम पर, उसी टाइम पर थ्योरी में ये बोला कि हाँ कि ऐसे वायलेट होना चाहिए, पर उसी टाइम पर हंस गाइगर जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया नहीं, इस यहाँ पर बोर गलत है, ओके। ये ओके। लॉज वायलेट नहीं होते। तो बोर ने बोला ओके, लेट्स गिव आर बीकेएस थियरी एन ऑनरेबल फ्यूनरल। आओ हम इसको आदर पूर्वक दफन कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पर फिर पता चला कि पिछली जो थियरीज हैं सब अभी भी इनकम्प्लीट हैं, तो एक नई थियरी की शुरुआत होने लगी उस टाइम पर। और वो कहाँ होने लगी? फिर से कोपेनहागन में अरे नई वाह। थ्योरी आ रही थी, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बारे में हम अगली बार जानेंगे। अभी हम सवाल ले लेते हैं दर्शकों। थैंक यू सो मच आशीष, इट्स इंटरेस्टिंग। इससे इस पूरे एपिसोड में एक बहुत यूनिक बात ये है कि चाहे साइंटिस्ट कितना भी बड़ा हो, लाइक नील्स बोर भी, हर कोई मिस्टेक कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग कि ठीक है, मेरी थ्योरी गलत थी एंड लेट्स इम्प्रूव ऑन इट एंड वर्क ऑन इट। So एग्जैक्टली। that's how we should all take it. We can all make mistakes and we should just accept and go on the better path, the right path. तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर सेक्शन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आया है शिवम जी से, जिन्होंने हमसे पूछा है, बट व्हाई ओनली वन पार्टिकल आउट ऑफ 8000 रिफ्लेक्ट? थैंक्स शिवम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। सो शिवम का सवाल जो है वो हमारे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड है, जिसकी बात हमने लास्ट एपिसोड में की थी। उसमें क्या हो रहा था, एक गोल्ड लीफ था, ये गोल्ड फॉयल थी, बहुत थिन फॉयल, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे थे। और अगर गोल्ड फॉयल में एक बहुत ही हैवी चीज है किसी वॉल्यूम में, वो ही सिर्फ अल्फा पार्टिकल को वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये हाइपोथेसिस था। अब 1 in 8000 was reflecting back, दैट मीन्स वो बहुत हैवी चीज जो भी है वो सारे एटम के वॉल्यूम में 1 in 8000 पार्ट में ही केंद्रित है। एंड दिस वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस जो है वो एक एटम का कुछ 10,000वां, 8,000वां, 10,000वां ऐसा हिस्सा है। इतने रीजन में एटम का सारा मास केंद्रित है, इसलिए सिर्फ उतना ही रीजन अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारी तो खाली स्पेस है, तो बाकी सारे पार निकलते जा रहे हैं, और एक आधा जो है 8,000 में से वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रीजन था कि 1 in 8000 वर रिफ्लेक्टिंग। थैंक्स। सो थैंक यू आशीष। अगला क्वेश्चन आया है टेम्पर जी से, जो पंजाबी में है। ओके, सो लेट मी देन ट्राई टू रीड दैट एंड ट्राई टू ट्रांसलेट दैट टू द पीपल। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ओके, एसबीसी टेम्पर वो लिखते हैं, थैंक्स टू द वंडरफुल टीम, मेरे सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। So he is just thanking us and he is like, okay, maybe in future we'll also discuss again on this topic. Okay, आगे लिख रहे हैं, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ऋणात्मक ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਜੁੜਦੇ ਕਿ इससे ਕੂਲੰਬ ਦਾ ਸਥਿਤਿਜ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ संभव है ही नहीं। ओके, सो जहां तक मैं समझा हूं इस क्वेश्चन को, मतलब एसबीसी टेम्पर जी मुझे कंफर्म कर दें मैं समझा या नहीं। सो मैं ये समझा कि वो बोल रहे हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, हाँ, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैच करके हीलियम न्यूक्लियस की जगह हीलियम गैस क्यों नहीं बन जाता, है ना। अब अल्फा पार्टिकल है, वो हीलियम न्यूक्लियस है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन अगर घूमने लग जाएंगे या उसकी ऑर्बिट में आ जाएंगे तो हीलियम गैस बन जाएगा। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा सवाल है और होता भी ऐसा ही है कि अल्फा पार्टिकल तो निकल रहे हैं
मतलब कि एक रेडिएशन सोर्स में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बट वो थोड़ी दूर तक ही ट्रेवल कर पाते हैं. आफ्टर दैट, व्हेन दे इंटरेक्ट विद समथिंग इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इधर उधर से इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं और हीलियम गैस बन जाती है. आप एक चीज यहां पर ध्यान से समझिए कि जैसे एक मान लो यूरेनियम है एलिमेंट, उसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 92 ही उसमें प्रोटॉन्स हैं, तो एट द होल इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब मान लो उसमें से 4 प्रोटॉन निकल गए या 2 प्रोटॉन निकल गए, सॉरी, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए पीछे, है ना. अब वो चार, तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो है ना एनवायरमेंट में, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन एडजस्टमेंट होके हीलियम गैस बन जाती है. इनफैक्ट अर्थ के क्रस्ट में से जो हमें हीलियम गैस मिलती है ना, 99% गैस ऑफ हीलियम इज जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी. यूरेनियम और थोरियम जो अर्थ के क्रस्ट में या कहीं डीप, जब अर्थ धरती बनी थी उस टाइम पर कैद हो गए थे, वो अभी मतलब कि रेडियो एक्टिविटी उनमें हो रही है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और वो हीलियम गैस बन रही है. उसी को यूज करके हम लिक्विड हीलियम बनाते हैं और फिर उससे ठंडा करते हैं अपने अपरेटस को, एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ये हमारा हीलियम का सोर्स है. थैंक्स एसपीसी टेम्पर. अगला सवाल आया है श्वेता गोयल जी से. वो हमें ये भी लिखती हैं कि अगेन अ वेरी नाइस एपिसोड, माय किड्स लव योर शो. सो थैंक यू श्वेता. उनका क्वेश्चन है, व्हाई गोल्ड वाज चोजन बाय रदरफोर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट, व्हाई नॉट सम अदर मेटल, एंड व्हाट ही डिड्यूस्ड वाज एप्लीकेबल टू अदर एलिमेंट्स आल्सो. मुझे लग रहा है कि श्वेता जी खुद ही एक साइंटिस्ट हैं, क्योंकि जिस तरह के सवाल पूछ रही हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है. और थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, तो हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारा शो एंजॉय करते रहें. अभी जो सवाल है वो ये है कि गोल्ड ही क्यों चुना, और गोल्ड से जो डिडक्शंस निकली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, कैन दे बी एप्लीकेबल टू अदर एलिमेंट्स एज वेल. ओके, गोल्ड ही क्यों चुना? इसका रीजन ये था कि गोल्ड जो है मेलिएबल है, मतलब उसकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं. पहली बात, बहुत थिन पीट पीट के शीट्स बन जाती हैं गोल्ड की. दूसरा रीजन, गोल्ड इज लाइक एन इनर्ट मेटल, ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो आप कितना भी थिन कर देंगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसकी क्वालिटी बनी रहेगी, है ना. जैसे हम बाकी मेटल्स देखें, अगर लोहा है उसको जंग लग जाता है, कॉपर है उसको जंग लग जाता है, इनफैक्ट चांदी को भी जंग लग जाता है. चांदी भी हम देखते हैं काली हो जाती है, थोड़े थिन कर दोगे, बहुत थिन फॉइल कर दोगे, वो भी हो सकती है. इसलिए गोल्ड चुना था. अच्छा, और दूसरी बात, ये जो कंक्लूजन्स हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के, यू आर करेक्ट, दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल अदर एलिमेंट्स. अगर ये एक्सपेरिमेंट बाकी एलिमेंट्स पर भी किया जाए, न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट उतना ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत वेरी करेगा, 1 फर्मी से 10 फर्मी के बीच में, 8-10 गुना या ऐसे कुछ, बट मतलब कि कंक्लूजन उतने होंगे. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. थैंक्स. अगली एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है परमवीर गिल जी से, जो कहते हैं, मैम प्लीज ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन स्टीफन हॉकिंग्स बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स. Okay. In that we learn how simple many interesting things about cosmos, expanding of universe, black hole, space time. स्टीफन हॉकिंग जी मतलब सबके फेवरेट रहे हैं, तो हर किसी को शौक है कि उनकी बुक पर भी मतलब किताब, ये हम एपिसोड्स बनाएं. हम जरूर बनाएंगे इसके. इनफैक्ट हर चैप्टर पर एक एपिसोड बन सकती है, वो एक नया सीजन जब आएगा हम उसमें जरूर बनाएंगे. उन्होंने ये भी साथ में लिखा है एक अलग कमेंट में कि प्लीज टेल अस अबाउट ब्लैक होल्स एंड हाउ ग्रेविटी बेंड्स स्पेस टाइम फैब्रिक्स, व्हिच आई थिंक एक एक्सटेंशन ही है स्टीफन हॉकिंग, उसी से रिलेटेड है. तो हम जरूर करेंगे. शुक्रिया. सो थैंक यू आशीष वंस अगेन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए. मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार इसी तरह हमें देते रहिए और मोटिवेट करिए ताकि हम और एपिसोड्स बनाएं. और अपने सवाल कमेंट्स में करते रहिए.
अपने और सवाल। एग्जैक्टली आपके पास कोई क्वेश्चंस है इस एपिसोड से रिलेटेड, सो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हम अगले एपिसोड में उनका सारे सवालों का जवाब देंगे। ओके, थैंक्स श्रेया, बाय बाय। थैंक यू आशीष, मिलते हैं बाय। अगली बार, बाय।